अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप फ़िज़िक्स की तैयारी एमडीकेट के लिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो तैयारी का तरीका जो मैं बता रही हूँ, ये मैंने ख़ुद भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया था और ये वैसा उसी टाइम का ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ़िज़िक्स की जो तैयारी है ना, सबको बहुत मुश्किल लगती है और स्पेशली जब एमडीकेट का टाइम आता है तो बहुत ही हम हड़बड़ा जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमने शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, मैं भी जब थी अपने टाइम पर, ठीक है, तो मुझे यही होता था कि मैंने कैसे तैयारी करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। समझ ही नहीं आता था कि मैं किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग करूँ, ठीक है। और मैं ईज़िली जो है आसान तरीका क्या हो सकता है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो तरीका मैं बताने वाली हूँ, ये मेरे टीचर ने ही मुझे बताया था, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, परेशान नहीं होना सबसे पहले तो, ठीक है, आपने घबराना नहीं है। अच्छा, तो मैंने 4 कैटेगरीज़ में जो है ये चीज़ डिवाइड कर ली है, ठीक है। 4 कैटेगरीज़ में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। सबसे पहली चीज़ जो है, जितने भी आपके, चाहे वो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हो, ठीक है, चाहे वो आपकी सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स हो, ठीक हो गया। आपने दोनों में यही करना है। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ लिए, ठीक है, और आप एमडीकेट की तैयारी करने जा रही हो, अब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि कौन सी बुक में जो है फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन-कौन सी हैं, फार्मूलाज़ कौन से चैप्टर में कौन-कौन से हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। और अगर आप सेकंड ईयर में हो तब भी आपको सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो आप पढ़ चुके हो, सेकंड ईयर का आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे कहाँ-कहाँ पर जो है वो कौन-कौन सी चीज़ लिखी है। ख़ैर, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि रिवीजन करते वक्त जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़ मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ नंबर में जो लिखी हुई हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़, उनके नाम यानी कि ये, और ये इसका सिंबल है, ठीक है, और उनके यूनिट्स, ये यूनिट है, ठीक है। आपने ये जो 4 चीज़ें हैं ना, 3-4 चीज़ें, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं फ़िज़िक्स में, उनके नाम, उनके यूनिट्स आपने बेहतरीन तरीके से जो है वो याद कर लेने हैं। आपने एक पेज बनाना है, ठीक है। एक सिंगल पेज में आपने जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए 2-3, ठीक है, जैसे आर है, आर अब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए होगा फ़िज़िक्स में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ये है, उसका यूनिट ये है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं जितनी भी बताने वाली हूँ ना इस पेज पर, इसके एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, आते रहते हैं, और इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं, अच्छा जो ये वाला एमसीक्यूज़ है, ठीक है, ये पिछले साल भी आ चुका है, नम्स में भी आ चुका है, पीएमसी में भी आ चुका है। और यहाँ से जो मैं एमसीक्यूज़ बताऊंगी ना, ये 2 वाले, ये भी नम्स और पीएमसी में आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर यही चीज़ें लिखी हैं जो पेपर में आती हैं, सही है। अब जब मैंने 2 साल पढ़ा है एमडीकेट की तैयारी के लिए, ठीक है, मैं बता भी चुकी हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन से जो है ईयर में कौन सा एमसीक्यूज़ आया हुआ है, कौन से एमसीक्यूज़, कौन से टॉपिक के एमसीक्यूज़ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेडली आते रहते हैं। तो मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो ये जो वैल्यूज़ होती है ना, कांस्टेंट वैल्यूज़, ये आपने अच्छे से कर लेनी है, उनके यूनिट्स अच्छे से कर लेने हैं, सिंबल्स अच्छे से कर लेने हैं। ऐसा ना हो कि आपको पता है कि ये रेडबर्ग कांस्टेंट है और जब आर पूछा जाए कि आर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो आर किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, फ़िज़िक्स में। और कांस्टेंट वैल्यूज़ और उनके यूनिट्स भी आपने याद करने हैं। अब यहाँ पे मैंने के बताया हुआ, के जो है वो बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट है, ठीक है। और ये आई थिंक गैसेस वाले चैप्टर में भी के की जो है वो वैल्यू कुछ और होती है। खैर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब हम फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे मज़ीद। के जो होता है वो इक्वल होता है एवोगाड्रोस नंबर और आर के, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट की, और उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। ये पूछ लेंगे कि बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट को हम जो है वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो वो के से करते हैं। वो इक्विवेलेंट किसके है, तो वो इस चीज़ के इक्विवेलेंट है। उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो वो ये है। अच्छा, इस कांस्टेंट वैल्यू का जो है वो यूनिट क्या है, वो ये है। तो किसी तरह से भी एमसीक्यूज़ आ जाता है, आपने तैयारी पूरी रखनी है। अच्छा, मैं बता ये रही थी कि आपने जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनके नाम और यूनिट से आपने एक पेज लेना सिंगल, ठीक है। आपने वो सारी वैल्यूज़, उनके इक्विवेलेंट्स, उनके यूनिट्स, उनके सिंबल्स आपने सारी एक पेज पे लिख देने हैं। इससे ये होगा कि जब एग्ज़ाम आपका होगा ना, उससे एक दिन पहले, उसकी रात को भी अगर आप 20 मिनट निकालोगे ना, तो आप उसको जब पढ़ोगे, उसको देखोगे, तो आपका पूरा रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्ट करना है फार्मूलाज़ को, ठीक है, एक सिंगल पेज पे। जितनी भी बातें बताऊँगी वो अपने सिंगल पेज में ही करनी है। ऊपर हेडिंग लगा देना कि यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ वाली बात है, यहाँ पे फार्मूलाज़ लिखे हैं मैंने चैप्टर्स के। और अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट लिस्ट करना है फार्मूलाज़ को। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। जैसे हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है,
ठीक है, हमारे पास वर्क पावर वाला चैप्टर है, हमारे पास वेव्स एंड साउंड वाला चैप्टर, इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो फिज़िक्स में हमारे पास हैं। अब हमें पता है कि उन सब चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स मौजूद हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट फार्मूलाज मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, वर्क पावर मोशन वाला चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद वर्क की डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसके जितने भी फार्मूलाज बनते हैं, आपने हेडिंग के साथ उस टॉपिक के सारे फार्मूलाज को बेहतरीन तरीके से करने के बाद वो वहाँ लिख दिए। ठीक है, पावर के साथ भी यही किया, इंक्लाइंड प्लेन के भी आपने साथ वही किया। और हर चैप्टर के प्रोजेक्टाइल मोशन के जो हमारे पास जो फार्मूलाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उन्हें बेहतरीन तरीके से जो है वो करना है। और ये वर्क पावर मोशन का भी इंपॉर्टेंट है, वेव्स एंड साउंड का भी इंपॉर्टेंट है, मैं सबका बताऊंगी इंशाल्लाह आगे। लेकिन मैं आपको तरीका जो बता रही हूँ वो ये है कि आपने फार्मूलाज को अलग से लिखना है, वो मैं सब बताऊँगी आपको। मैंने यहाँ पे जो मेरा जो नोट्स है, जब मैं तैयारी करी थी तो वो भी मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं अभी बता ही देती हूँ बीच में, 1 मिनट। अच्छा, तो ये जो था ये मैंने अपने ये बहुत ही मैसअप हुआ है इसमें, क्योंकि मैं जब तैयारी करी थी, रिवीजन करी थी, तो तब से मेरे पास है ये। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने जितने भी फार्मूलाज थे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के वो मैंने यहाँ लिख दिया, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला था वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसमें जो है वो सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस का जो है, जब टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ओवरटेक जब करेगा कोई चीज़, ठीक है, फार्मूलाज में, न्यूमेरिकल्स में, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, जब हमसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होगी तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब कहा जाएगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आइडिया हो रहा है आपको कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किस तरह से। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर 3 के मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया हुआ है कि अगर डिस्टेंस कहा जाएगा तो डिस्टेंस में जो है वो ये पूछ सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में कंप्लीट पाथ होता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसमें डिस्टेंस में जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस तरह के जो है वो MCQs बनते रहते हैं। ये सारे यहाँ इन 2 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs आ सकते थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई भी MCQs आए तो मुझे पता हो कि ये MCQs मैंने जो है वो पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, जब ये आपके फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैंने सारे फार्मूलाज यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे इलास्टिक और इन इलास्टिक जो है उनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम जो होता है उसका क्या होता है, कंजर्व्ड होता है या कंजर्व नहीं होता है, चेंज होता है। ठीक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज रहती है या कंजर्व रहती है। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने लिए शॉर्ट तरीके से बनाया हुआ था ताकि मुझे जो है वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मुझे रिविज़न करने के लिए पूरी बुक या पूरे नोट्स ना उठाने पड़े, एक पेज में उठाऊँ तो मेरा पूरा रिविज़न कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसको अपनी आसानी के लिए जो है इस तरह से मैंने लिख के रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इंक्लाइंड की भी जो है प्लेन के जितने भी पोजीशंस हो सकते थे, मतलब जिस तरह के MCQs बन सकते थे, रेस्ट में, डाउनवर्ड में, अपवर्ड में, वो मैंने एक पेज पे जो है वो एक मैंने यहाँ पे जो है एक सेक्शन में जो है मैंने डिवाइड करके लिख दिया। मैंने बहुत गंदगी से लिखा हुआ है, आप इसको जो है वो एक अच्छे और जो है साफ़ सुथरे तरीके से भी लिख सकती हो। ठीक है, अपने पास रिविज़न करते वक्त। तो मैंने यहाँ पे जो है इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, इसमें फोर्स ग्रेटर देन किसके होती है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs थे, ये भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कल में जो है वो क्या क्या जो है वो कंडीशंस हो सकती हैं वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद ये मैंने आई थिंक मैंने ये वेव्स एंड साउंड के चैप्टर से निकाला है। स्पीड ऑफ साउंड जो थी वो डॉपलर्स इफेक्ट शायद उसके MCQs हैं। डॉपलर्स इफेक्ट के MCQs चैप्टर 8 जितने भी थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, किस तरह से जो है कौन कौन सा जो है वो फार्मूला यूज़ हो सकता है, कौन कौन से मतलब कौन से टॉपिक में कौन से न्यूमेरिकल वाले MCQs में, वो मैंने यहाँ सारे लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ जो है वो कांस्टेंट होती है, अर्थ कांस्टेंट क्या है, प्लेन कांस्टेंट क्या है, वो मैंने यहाँ अलग से लिख के रखा हुआ है। उसके अलावा अच्छा, ये वाला जो MCQs है ये भी आया हुआ था। ठीक है, ये भी क्या कहते हैं 2022 में जो है MCQT के एग्ज़ाम्स में आया हुआ था, PMC के। ठीक है, इसमें जो है बीट्स जो होती हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो होती है इनका एम्पलीट्यूड के साथ, ऑफ वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स जो है, इसके जितने भी MCQs यानी कि जो फार्मूलाज थे जिनसे रिलेटेड MCQs आ सकते हैं वो बताए हुए मैंने। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ
वो ये है कि जो हमारे पास फ़ोर्स जो है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स है, सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट है वो इक्वल्स टू किसके है, फाइनल, ठीक है, फाइनल, और उसमें से माइनस करेंगे जो हमारे पास इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल होती है। तो ये भी एमसीक्यूज़ बन सकता है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि फार्मूला से ही जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो भी बन जाते हैं। तो कहने का मकसद ये था। अच्छा, बीट्स का जो होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बीट्स पर सेकंड होता है। तो वो भी मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हुई। आई होप कि आपको हेल्प हो रही हो कि मैं क्या कहने की जो है वो कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्टैंडिंग वेव्स, अच्छा यहाँ पे जो है स्टैंडिंग वेव्स किसके इक्वल होती है, n=a+1 होता है, ठीक है। अगर आपको लूप निकालनी हो, टोटल लूप्स निकालनी हो, इनिशियल लूप्स निकालनी हो, तो कैसे निकाल सकते हैं, उनके जो फार्मूलाज से मैंने यहाँ लिख के रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया हुआ है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड और थर्ड हार्मोनिक, उसमें जो है एफ़ की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, फर्स्ट ओवरटोन कब आता है, सेकेंड ओवरटोन कब आता है, ठीक है। वो मैंने सारी चीज़ें जो है मैंने एक पेज पे लिख के रखी हुई, और मुझे एग्ज़ाम से पहले जो है सिर्फ यही पेज देखना पड़ेगा। क्लोज्ड पाइप में जो है वो कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं, क्लोज पाइप में ऑड वैल्यूज़ यूज़ होती हैं या इवन वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, वो मैंने यहाँ एक ही पेज पे लिख के रखी हुई हैं। अब इससे आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने इस एक पेज में पूरा चैप्टर मैंने रिवीजन किया हुआ है, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है इस चैप्टर से रिलेटेड, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो रह गई होगी, ठीक है। इस एक पेज में जो हमारे पास नोट्स में कम से कम 10 से 25 पेजेस में जो है वो पूरा चैप्टर आता है। मैंने एक ही पेज पे पूरा रिवीजन जो है वो फार्मूलाज जो है वो मैंने पूरी थ्योरी जो है वो फार्मूलाज के अंदर जो है वो पैक की हुई है, ठीक है। अब मेरे लिए जो रिवीजन जो है वो बहुत ही आसान हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है कि हमने जो है वो ये याद रखना होता है कि मीन पर और एक्सट्रीम पर, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में या फिर कोई भी टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की भी बात कर रही हूँ अगर वो भी है, ठीक है, फिज़िक्स में, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो मीन पर क्या होगी, एक्सट्रीम पर क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी मीन पर, एक्सट्रीम पर, पोटेंशियल एनर्जी मीन पर, एक्सट्रीम पर, ये सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो इनको भी आपने जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग में जो है अपने उन लूज शीट्स में, उन पेजेस में जो है जिनको आप रिवीजन नोट्स कह सकते हो या फिर आप शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फिज़िक्स कह सकते हो, उसमें जो है आपने ऐड कर देना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्राफ्स। आपने ग्राफ्स भी जो है जितने भी आपके पास स्लोप टाइम ग्राफ वाले, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाले जो आपके पास ग्राफ्स हैं वो आपने एक पेज पे लिखना है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने अपने टाइम पर तैयारी के लिए, मैंने रिवीजन के लिए लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के जो है वो ग्राफ्स जो बन सकते थे मैंने सारे बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है डीटी ग्राफ में कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, इसकी स्लोप क्या हो सकती है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मतलब ग्राफ को देख के आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो पता चल सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे वीटी ग्राफ भी बताया हुआ है। एक ही पेज में देखिए मेरा पूरा टॉपिक कवर हो गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को मैं किस तरह से याद कर सकती हूँ, मेमोराइज़ कर सकती हूँ, मैं वीटी ग्राफ को किस तरह से मेमोराइज़ कर सकती हूँ। अच्छा, वीटी और डीटी ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने। इसी तरह से जो है वो इसमें से यही ग्राफ्स है फिज़िक्स में, ठीक है, डीटी और वीटी के। इसके अलावा जो है वो किसी तरह का ग्राफ नहीं आ सकता है। अगर आता है तो आप फिर आपने जो है अपने इसी तरह की जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसमें आपने ऐड कर देना है, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि मैंने यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है इस पेज के अंदर, ठीक है। इसमें भी जितने भी फार्मूलाज हैं, अच्छा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितना भी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो वेवलेंथ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो है वो कौन सी होती है, NF1 होती है, NF2 होती है। अच्छा, NF1 जो है वो ग्रेटर होती है NF2 से, और मैं इसको एक मिनट फोकस कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, NF1 जो होता है वो ग्रेटर होता है NF2 से, NF2 ग्रेटर होता है NF3 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम पर कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो ग्रेटर तक जा रही है, मैक्सिमम जा रही है, सही है। इसी तरह से जो हमारे पास वेवलेंथ है वो मैक्सिमम किस तरह से जा रही है, जो वेवलेंथ हमारे पास मिनिमम है वो मिनिमम कैसे जा रही है, ठीक है। इसी तरह से जो है अपने एनर्जी के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ, ये एमसीक्यूज़ बनते हैं। ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो मैं एक एमसीक्यूज़ बना के बता रही हूँ, ठीक है, अब पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम पर, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पर कहाँ पे होती है, तो आप कहोगे कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पर है वो किस में है, NF5 पर है, ठीक है। जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर NF5 तक ऑप्शंस होंगे तो आप NF5 को सिलेक्ट करोगे कि भाई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इधर है, ठीक है। और अगर यही एमसीक्यूज़ आपसे इस तरह से पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम कहाँ पे है, तो फिर आप कहोगे जितना भी जो भी लोएस्ट ऑप्शन होगा फिर आप कहोगे कि NF1 पर जो है वो फ्रीक्वेंसी कम है। इसी तरह से सेम जो है वो इन सब चीज़ों के साथ भी करना है, ठीक है।
और मैंने यहाँ पर जो है वो बाकी सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं चैप्टर से रिलेटेड, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एटॉमिक रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उनके फार्मूलाज़ बताए हुए हैं, ये शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है मैंने सारा कुछ, ठीक है। और ये सब कुछ वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ़र्स्ट पेज पे बताया था, ठीक है। जो मैंने 4 जो है मैंने जो कैटेगरीज़ में डिवीज़न किए हुए थे, ठीक है। वही कैटेगरीज़ मैं बता रही हूँ जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था, और ये वही पेपर्स हैं, मैंने अभी कोई नहीं बनाई है, ठीक है। आपको ये गंदगी से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मैं जब खुद पढ़ रही थी ये तब का है, ठीक है। तो अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो n=1 होता है वो किसके इक्वल होता है, तो ये जो वैल्यू है ये ग्राउंड स्टेट पर होती है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, और फाइनली हमारे पास जो है वो ज़ीरो कब हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो है वो nth की वैल्यू ज़ीरो कब हो जाती है, जब इन्फिनिटी पर होता है, ठीक है। n जब इन्फिनिटी पर होता है तब ज़ीरो हो जाता है। तो मैंने हर तरह से मतलब जो भी पॉसिबल MCQs बन सकते हैं ना इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने उनको एक ही जगह पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ जो है वैल्यूज़ बताई हुई हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे, अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो हमारे पास गैमा रेज़ होती हैं, जो हमारे पास एक्स रेज़ होती हैं, यूवी रेज़ होती हैं, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, सही है। इन सब में से ना कोई भी एक रे जो है वो बोला जाएगा आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है यूवी रे, ठीक है। यूवी रे लाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछेंगे कि जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसका जो लैम्डा है यानी कि जो उसकी वेवलेंथ है वो क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, इस तरह से जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यूवी रे है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यूवी रे जो है वो गैमा रे से ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी उसकी या कम है, तो ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर है वो मैक्सिमम है, यानी कि गैमा रेज इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, हैज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और उसके मुकाबले में जो यूवी रे है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी क्योंकि वो नीचे है, ठीक है। मैंने एरोज़ मैंने यहाँ पे जो है वो यू बनाने, अच्छा मैंने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ है तो उससे पता चल रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, और इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर हेल्प होगी, और आपको समझ में भी आया होगा जो भी मैंने बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह से आपको केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर विद इट योर फ्रेंड्स।